आज काफी कार्यक्रम में आज मौका है हम सबों को आदरणीय सरोज त्यागी जी से मिलने का। परिचय के बारे में ज्यादा कुछ समय नष्ट न करते हुए हम सब लोग सीधे कॉफी पर आते हैं। आपको हम लोग कॉफी पेश करते हैं। ये मिलने पर जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिजिटली आपको पेश कर रहे हैं, कृपया स्वीकार करें। और हम परिचय के रूप में बस इतना ही बताना चाहते हैं कि आदरणीय कैलाश गौतम जी जो हम लोग के हृदय में बसते हैं, पूरे पूर्वांचल के मन के राग को गाने वाले, हम लोगों को जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाले ऐसे व्यक्तित्व की आदरणीय पुत्री हैं। हम नमन करते हैं उस महान विभूति को और आपको सीधे सीधे हृदय से प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा परिचय दें 2 मिनट, उसके बाद हम लोग काव्य चर्चा की तरफ आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम की और मुझे बुलाने के लिए। और मुकेश आनंद जी का भी बहुत आभार करती हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने चर्चा छेड़ी कि क्या आप एक प्रोग्राम पे लाइव आएंगी। तो जहाँ बनारस की बात होती है, बनारसियों की बात होती है, भोजपुरी की बात होती है, तो वहां तो बिना सोचे समझे हाँ कहना ही पड़ता है, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने लोग कहीं भी रहिए वो खींचते जरूर है। तो मैंने हाँ कर दिया जी। तो मैं जो है, मेरे पिता स्मृति शेष कैलाश गौतम जी थे और जो कि बनारस के रहने वाले थे। बिल्कुल। अब वो चंदौली में आता है हमारा गांव। और रहे पूरी जिंदगी उन्होंने इलाहाबाद में गुजार दी, ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते हुए। लेकिन गांव को और अपने संस्कृति को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और जो भी लिखते थे वो सिर्फ लिखते नहीं थे, उसको जीते थे, और उनके साथ साथ पूरा परिवार जीता था उन चीजों को। जी। तो जिस मंच पर उन्होंने आह्वान किया पप्पू की दुल्हन का, उस मंच पर पप्पू की दुल्हन और उस जेब में रखी हुई चिट्ठी के साथ पहुंची। ऐसा कोई पूर्वांचल का युवा लड़का नहीं था जो उस पप्पू की दुल्हन के भाव को न जिया हो, महसूस किया हो। आज तक लोग उस चीज को सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, चाहे वो अमावस का मेला हो, चाहे वो पप्पू की दुल्हन हो। 2 रचनाएं तो बच्चे बच्चे की जबान पर उस भाव को जीती हुई सब लोग अपने को महसूस किया। क्या कोई रचना यदि उनकी लिखी हुई आपके पास हो, आपके जहन में, तो कृपया उसे सुनाइए। हाँ, मैं उनकी लगभग अगर पूरी नहीं याद है फिर भी कुछ तो याद है ही है। बिल्कुल, स्वागत स्वागत। उनकी एक रचना है सिर पर आग। सिर पर आग जी, सिर पर आग। तो वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत। कि सिर पर आग, पीठ पर पर्वत, पांव में जूते काट के। कि सिर पर आग, पीठ पर पर्वत, पांव में जूते काट के, क्या कहने इस ठाठ के, क्या कहने इस ठाठ, क्या कहने इस ठाठ के। कि यह तस्वीर नई है भाई आजादी के बाद की। कि यह तस्वीर नई है भाई आजादी के बाद की। और जितनी कीमत खेत की कल थी उतनी कीमत खाद की। और सब उतनी कीमत खाद की। और सब धोबी के कुत्ते निकले घर के हुए न घाट के, क्या कहने इस ठाट के, क्या कहने इस। अब बिना रीढ़ के लोग हैं शामिल, बिना रीढ़ के लोग हैं शामिल। इनका कोई मान सम्मान कुछ भी, सब कुछ दाव पर लगा देते हैं लोग अपने फायदे के लिए। कि बिना रीढ़ के लोग हैं शामिल, बिना रीढ़ के लोग हैं शामिल, झूठी जय जयकार में, झूठे जय जयकार। जी, और गूंगों की फरियाद खड़ी है बहरों के दरबार में। अब खड़े खड़े हम रात काटते, खटमल मालिक खाट के, क्या कहने इस ठाट के, क्या कहने इस ठाट के। उनके लेखन में सीधा चोट होता था और हाथ से भी निकलता था। लोग समझते थे कि हंसी है, लेकिन वह सीधे दिमाग में घुसने वाली चीज होती थी। और जो मेला पर उन्होंने लिखा, गरीबी पर लिखा, गरीबी की गृहस्थ की गरीबी को लिखा। उन्होंने जिया भी और उसको लोगों को पहुंचाया भी कि एक गरीब की स्थिति क्या होती है। उस मेले में टीटी की स्थिति क्या होती है। टीटी की अपनी रुचि होती है कि कहीं से कुछ निकल जाए, और गार्जियंस की अपनी चिंता होती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं
कि किस तरीके से आपने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की और कैसे आप साहित्य के क्षेत्र में आई? हाँ, असल में देखिए साहित्य का माहौल तो घर में था ही। जी हर हफ्ते गोष्ठियां हुआ करती थी घर में, और इलाहाबाद में रहने के नाते, रेडियो में रहने के नाते अक्सर प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो जी बाहर से लोग आते थे, कभी सम्मेलन भी आकाशवाणी का होता था, और इलाहाबाद संगीत समिति में बहुत सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो बचपन से जाते थे। मैं एक तरह से कहते हैं ना कि पिछलग्गू, तो मैं पापा की पिछलग्गू औलाद थी, तो हर जगह उनके साथ गाया करती थी। तो लिखने की प्रेरणा तो पापा से मिली, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। ये समझ नहीं आता था कि क्या लिखें, कैसे लिखें, और पापा के सामने पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ पढ़ सकते। सकते हैं। तो जी, तो उस वक्त जब गोष्ठियां हुआ करती थी तो बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार जैसे केशव चंद्र वर्मा जी हुआ करते थे आकाशवाणी में, जी लक्ष्मीकांत वर्मा जी थे, और जगन्नाथ वर्मा थे, पापा के तमाम मित्र थे, और यश भैया आते थे, क्योंकि उमाकांत मालवीय जी तो तब रहे नहीं जब मुझे समझ आई कविताओं की। जी तो और अक्सर जो है गोष्ठियां होती थी तो बहुत लोग आते जाते थे, तो सुनकर अच्छा लगता था। सुनते सब थे, माँ भी सुनती थी, भाई बहन भी सुनते थे, तो अच्छा लगता था। लेकिन प्रेरणा भी वहीं से मिली हमें। लेकिन सही मायने में प्रेरणा देने वाली मेरी माँ थी, माँ थी। जो, बहुत सुंदर, बहुत हाँ, सुंदर। उस टाइम पे कहती थी कि नहीं तुम भी लिखा करो अगर पापा लिखते हैं। तो एक बार गोष्ठी में केशव चंद्र वर्मा जी ने कहा कि अरे बिटिया, सब सुनाते हो, तुम कभी नहीं सुनाती हो, तुम भी कुछ सुनाओ। तो हमने कहा नहीं ताऊ जी, हम नहीं सुनाएंगे। तो फिर पापा की तरफ उन्होंने देखा कि इससे क्या डर रही हो, इसे तो मैं धमका दूंगा, तुम जो लिखती हो सुनाओ। फिर मैंने एक कविता सुनाई उनको, और उन्हें शायद बहुत अच्छी लगी हो, तो उन्होंने बहुत तारीफ की। तो पहली तब से पहली मैं, पहली कविता और पहली काव्य जी, यात्रा पिता के हाँ, संरक्षण में ही सही आपने शुरू की, और हाँ, वो समुदाय प्रेरणा बना। इसी तरह सभी लोगों का, बहुत सारे लोगों को जी, प्रेरणा देने के लिए, उनकी अपनी शुरुआत कराने के लिए हम स्वयं यहाँ बैठते हैं। लोगों से कहते हैं कि यदि आप पहली बार ही शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल गाइए, हम उसको समाज में ले जाएंगे। आप अपनी प्रतिभा को छुपाइए मत, एक मौका है, हम सबके साथ जुड़कर ही सही आप अपनी शुरुआत करिए। बहुत सारे लोग नए जुड़ भी रहे हैं, बहुत लोग हिचकिचा रहे हैं, अभी निकलने में देरी है। आप हमारे साथ आइए, हम लोग आपको थोड़ा सा तो मनोबल बढ़ाएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। तो आप कुछ सुनाइए अभी, जो तत्काल आपने बसंत में या होली में कुछ ऐसा लिखा हाँ, हो जिसको मैं जिसको हम लोग सुने। सुनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगी कि मैं फिर लिखती थी तो स्कूल टाइम में, स्कूल में सहेलियों के बीच में, मतलब एक कवित्री के रूप में रहा करती थी। रोज उन लोगों को, आज तुमने क्या लिखा, आज क्या। तो स्कूल में तो परफॉर्मेंस देती थी मैं, कॉलेज में भी था, लेकिन पापा के सामने हिम्मत नहीं पड़ती थी। ठीक है, लेकिन जब वो 2000, एक हस्ताक्षर थे, वो एक हस्ताक्षर थे, इसलिए उनके सामने एक झिझक होती थी कि पापा के सामने कैसे करो। लेकिन ये हाँ, प्रतिभा थी, प्रतिभा को और स्थानों पर धीरे धीरे प्रेरणा मिलती गई, होता गया। लेकिन पापा के सामने जाने में सचमुच कैसे कैसे हाँ, एक मंच के, तो जी माँ कहती थी, माँ को सुनाते थे, माँ तारीफ करती थी, नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। लेकिन पापा को कभी नहीं सुनाया। तो माँ कहती थी पापा से कि अरे गौतम जी, किसी एक बच्चे को भी तो आप जो है संरक्षण दीजिए कविता लिखने के लिए, उनको हाँ देखो भी तो। बुढ़ापे में हाँ कोई झोला ढूंढने वाला तो होना चाहिए मंच पे। बहुत हंसते थे, कहे इनको यही काम रह जाएगा। अरे हाँ। कहाँ इन चक्करों में पढ़ रहे बच्चे, कोई जरूरत नहीं खास है। तौर पर काव्य से जुड़े हुए लोग अपने बच्चों को जी, इस फील्ड में नहीं लाना चाहते थे पहले, क्योंकि जी, यह एक बिना बिना आय का, एक प्रेरणा से अपने हृदय से जुड़ा हुआ काम था। इससे कहीं से कोई आमदनी ऐसी होने की कोई वो नहीं नहीं, थी। तो इसलिए जो पेरेंट्स थे हम लोगों के, जो काव्य से जुड़े हुए पहली की पीढ़ी थी, वे इसको जी, ये मान के चलते थे कि ये स्वांतः सुखाय है, और इसको हाँ, सचमुच ये पैसा तो बनना नहीं है, तो क्यों अपने बच्चों को भी इस यात्रा में सम्मिलित करें, हाँ, जिससे कि उनको कहीं ऐसी दिक्कत ना हो कि पापा मुझे गलत लाइन पकड़ा दिए, मुझे पढ़ने लिखने से जी, रुचि हो गई और मैं पढ़ नहीं पाया। जी, तो ये बात जी। सत्य है, यही भावना थी कि उनको यह निर्णय लेने में देर हो रही थी कि नहीं, काव्य के क्षेत्र में तुम्हें आना चाहिए। बहुत अच्छा तो लगा, बहुत कविता सुंदर। तो
पहली बार जो मैंने मंच से कविता पढ़ी वो पापा के ना रहने के बाद सन 2006 में पापा का देहावसान हो गया, तो 2007 की मार्च के महीने में सुल्तानपुर में एक तो सभी को पता, अमेठी का नाम तो सभी को पता है, बिल्कुल, तो अमेठी वहाँ सब। डॉक्टर जगदीश पीयूष जी बहुत साहित्य प्रेमी थे और कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे। अभी कुछ महीने पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो पीयूष चाचा जी ने मुझे बुलवाया, 2 दिन का उनका होता था प्रोग्राम, उसमें उन्होंने बुलाया। तब मुझे धीरे धीरे मंच पे, क्योंकि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं मंच पे भी जाऊंगी। तो फिर उसके बाद मेरे पति श्री अजय वीर सिंह त्यागी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, गोष्ठियों में ले जाना, लोगों से मिलना, मुझे प्रेरित करना कि नहीं, खाना होटल से आ जाएगा लेकिन तुम लिखना चाहती हो तो लिखती रहो, और मुझे डायरीज ला के देना, बुक्स ला के देना। तो इनका बहुत सहयोग है अभी तक, मतलब बहुत प्रेरणा मिलती है मुझे। बहुत जो सारी कुछ कवियत्रियों ने बहुत सारे पति लोगों की शिकायत की है, लेकिन मेरी बहन खुलेआम कह रही है कि आप लोग पूरे नंबर पाए हैं, आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग को पूरा मार्क्स दिया जाता है। इसी तरह सहयोग लेकिन बनाए रखिए। बिल्कुल, अगर सहयोग में कमी हुई तो हम लोग फिर यही चर्चा करेंगे और फिर आप लोगों की शिकायत भी किया जाएगा। बहुत अच्छा। और कोरोना काल में तो हमने उनको भी कवि बना दिया। भाई, घर में काम का बोझ इतना ज्यादा होता था और उस पर भी अगर हम कुछ लिखने पढ़ने बैठते थे तो ये डिस्टर्ब करते थे। फिर हमने एक डायरी इनको पकड़ाई, हमने कहा अब आप भी कुछ लिखिए, हम भी कुछ लिखें, तो बहुत इनको भी सुंदर। गजलें लिखने का शौक हो गया। क्या तो बात। सोहबत ये का असर होता ही है। कोरोना ने चंदौली की के दामाद को एक नया कवि दिया है। कोरोना ने एक नया दामाद को कवि बनाया। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चंदौली अब जिंदाबाद। तो भोजपुरी भी समझ लेते हैं, पहले तो नहीं। अब सहारनपुर पश्चिम में कहाँ भोजपुरी कोई जानेगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं बोलती हूँ, अपनी माँ से बोलती हूँ, मेरे बच्चे भी सीख गए हैं और मैं भोजपुरी और हिंदी दोनों में ही लिखती हूँ। तो बहुत सुंदर। अब परिवार तो समझ लेता है भोजपुरी। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं पूरब से आकर के कम से कम अपनी मातृभाषा को सम्मान तो दे रही हूँ इस परिवार बिल्कुल में। बिल्कुल, अपनी मदर टंग को अच्छा लगता हमेशा है। जिंदा रहना चाहिए। और इसकी जरूरत हम लोगों को कहीं भी पड़ सकती है। कहीं अगर हम लोग अमेरिका में भी फंस गए तो जी दो बातें अपनी भोजपुरी में कर, का हो, का हाल चाल है, निकल जाए, हाँ, कह के निकल लिया जाएगा कम से कम। सही बात है। भाषा तो खींचती है, अपनापन तो कहीं से भी खींच लेगा आदमी को। जी। तो यही है। बाकी घर संभालते हुए, घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। कोई ये शौक नहीं है कि बस मैं लिखती ही रहूं और बाकी सारी चीजों को किनारे कर दूं, तो ऐसा नहीं है। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं जो भी 2-4 पंक्तियां लिख लेती हूँ वो लिख लेती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। स्वागत स्वागत। तो आपने जैसा कहा होली के लिए, हम्म, तो मैं एक छंद घनाक्षरी पढ़ती हूँ बिल्कुल स्वागत। कि रंग रंग जी शुक्रिया। रंग भरी पिचकारी लिए गोपियों संग राधा की टोली चली, रंग भरी पिचकारी लिए गोपियों संग राधा की टोली चली, और सखी श्याम से खेलन को फगुआले अबीर गुलाल की झोरी चली। मन ही मन में मुस्काए रही और झांक रही अगली बगली, कहीं देखन ले घन श्याम सखी पग ढार रही संभली संभली, कहीं देखन ले घन श्याम सखी पग ढार रही संभली संभली। अहूत श्याम चले हित से रधिका पहुँचे सब जाय के कुंज गली, उत श्याम चले हित से रधिका पहुँचे सब जाय के कुंज गली, रधिका कर में पिचकारी लिए और श्याम के हाथ में है मुरली। क्या बात, बहुत सुंदर। कि रधिका कर में पिचकारी लिए और श्याम के हाथ में है मुरली, होरी चली पर जोरी चली और आग में खूब ठिठोली चली, और सखी प्रेम के रंग में डूब गए नंद जी के लला वृषभान लली, सखी प्रेम के रंग में डूब गए नंद जी के लला वृषभान लली।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर एक घनाक्षरी। और इसके माध्यम से हम लोग सीधा होलिकोत्सव में पहुंच गए। हम लोग सामान्य रूप से अभी काफी दूर हैं होली से, लेकिन इतना पहले इस कविता के माध्यम से हम लोग पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगा। आप भोजपुरी में भी कुछ लिखती हैं, और चैता और फगुआ, और हम लोग उसको भी सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में बताएं, उसके बाद फिर हम लोग उसको आगे लेंगे। परिवार के बारे में। मेरी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। बेटा छोटा है और बेटियां बड़ी हैं दोनों। तो बड़ी बेटी ने गाजियाबाद डीपीएस से 12th किया, और उसके बाद दिल्ली में उसने मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन की। और उसके बाद फिर टेरी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में उसने एमएससी किया, और पीएचडी भी वहीं से कर रही है। तो अब उसकी कंप्लीट होने वाली है। पीएचडी किस सब्जेक्ट से, किस चीज से पीएचडी? ये विमेंस, ट्राइबल विमेंस पे कर रही है। ट्राइबल विमेंस और सोशल हाँ, स्टडी। बहुत सुंदर। जी जी जी। तो अभी फिलहाल तो वो गई हुई है, न्यूयॉर्क में रह रही है। तो अब आएगी, उसको डिग्री वगैरह लेनी है। क्या स्थिति है कोविड की उधर न्यूयॉर्क में इस समय? न्यूयॉर्क में तो कम है, जिस एरिया में वो है उधर कम है, बट है तो है ही। तो और छोटी जो बेटी है उनका उन्होंने भी डीपीएस से 12th किया गाजियाबाद से, और जीसस एंड मैरी से मैथ में जो है ग्रेजुएशन की उन्होंने, और उसके बाद आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए किया, और अब वो मारुति में जॉब कर रही हैं। बहुत सुंदर। सभी लोग अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने को बहुत अच्छे से एंगेज रख रहे हैं, और हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि वे सभी लोग एंजॉय करें लाइफ को। यहाँ मंच पर नाम लेकर कहने का यही मतलब है कि हम लोगों के लिए आप लोगों का बहुत महत्व है। आप लोगों के चेहरे पे जो प्रसन्नता रहती है, हम लोगों को खूब एनर्जी मिलती है, चाहे वो साहित्य में हम लोग उसको ढालें, चाहे किसी बात में ढालें। बहुत अच्छा लगा। हमने बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं किया कि जो हम चाहते हैं तुम वही करो। बच्चों ने अपने हिसाब से जो उन्हें रास्ता अच्छा लगा वो चुना पढ़ाई के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। हमने कभी इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि बच्चे जब अच्छा कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं होता बोलने का। और बेटा भी फिल्म मेकिंग और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग का कोर्स कर रहा है, उसका भी ग्रेजुएशन हो गया। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। वो भी लगा हुआ है, तीनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत सुंदर, तो बहुत थोड़ा अच्छा बहुत लगा। मिल जाता है इसमें पढ़ने का हमको। बहुत सुंदर। और आज हम लोग जिसका जन्म दिवस है उसको शुभकामनाएं देते हुए एक सुंदर काव्य रचना सुनेंगे। आज जिसका जन्म दिवस है उसका नाम है अविनाश और वलय। इन दोनों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्म दिवस की, उनके माता पिता को। और मैं आदरणीय से कहूंगा कि आप बधाई दें, और एक शुभकामना के लिए एक कोई प्रस्तुति करें जिससे कि उनको अच्छा लगे कि उनके लिए खास तौर पर यह सुनाया गया। ये होली की भोजपुरी वाली रचना मैं बाद में सुना दूं, एक गीत सुना देती हूँ पहले। कोयलिया कुहुक रही, कोयलिया कुहुक रही, अमवा के डार पे गिर आए मेघ पिया सावनी फुहार के। कोयलिया कुहुक रही, पिहु पिहु का शोर करे पापी पपीहरा, कैसे मैं भर जाऊं जराए मोरा जियरा। झूम झूम गीत सखी गा रही मल्हार के, घिर आए मेघ सखी सावनी फुहार के। कोयलिया कुहुक रही, और नागिन सी रात डसे चमके बिजुरिया, पुरवानी घोड़ी बुतावे डिबरिया। डिबरी कहते हैं जब गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी तो किसी भी शीशी, ढक्कनदार शीशी में छेद करके उसमें मिट्टी का तेल भर करके और रोशनी की जाती थी कि पुरवानी घोड़ी बुतावे डिबरिया। सौतन सी भी हंस रही, सौतन सी भी हंस रही, झाझर झनकार के। घिर आए मेघ पिया सावनी फुहार के। कोयलिया कुहुक रही। और अंतिम बंद है इस गीत का कि आए ना परदेसी भेजी ना चिट्ठी, आए ना
तार तार स्वप्न हुए, तार तार स्वप्न हुए, 16 सिंगार के, और घिर आए मेघ पिया सावनी फुहार के, को गलिया कुहुक रही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर रचना जिसमें कि डिबरी भी आई। डिबरी हम लोग जलाए हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़े भी हैं, बहुत सारे लोग IAS अधिकारी भी बने हैं डिबरी की रोशनी में पढ़कर। बहुत सारे गांव में जब भोर में उठते हैं बच्चे, उस समय हो सकता है अभी भी लाइट नहीं रहती होगी, तो उस समय डिबरी और लालटेन का ही सहारा होता है। इस अवसर पर जब हम सीधे अपनी दीदी को सुन रहे हैं, हम आदरणीय कैलाश गौतम जी, श्रद्धेय गौतम जी की एक रचना पप्पू की दुल्हन को मैं अपने मुख से सुनाना चाहता हूँ, जिससे कि बिल्कुल स्वागत है। अरे वाह। पप्पू के दुल्हन की चर्चा कॉलोनी के घर घर में। पप्पू के दुल्हन का चर्चा कॉलोनी के घर घर में। पप्पू का दुल्हन पप्पू के रखे अपने अंडर में। अंडर में पपुआ इंटर फेल, दुल्हनिया BA पास हो भाई जी। पपुआ इंटर फेल, दुल्हनिया BA पास हो भाई जी। और पप्पू अस लद्दड़ नहीं, एडवांस हो भाई जी। और पप्पू अस लद्दड़ नहीं, एडवांस हो भाई जी। कहे ससुर के पापा जी, और सास के कहे मम्मी जी। माई डियर कहे पप्पू के, पप्पू कहे मुसम्मी जी। और ऐसे ही बहुत सारी रचनाओं को हम लोग सुने हैं मंच से सीधा, और कई बार कह कह के सुने हैं। उदय प्रताप कॉलेज में पढ़ते समय राजर्षि के जब कार्यक्रम होते थे, तो कैलाश गौतम जी लगभग हर वर्ष अगर समय रहता था तो हम लोगों के बीच में होते थे, और हम लोगों को खूब सुनाते थे। और हम लोग मांग कर पप्पू की दुल्हन को तो जरूर सुनते थे। उदय प्रताप कॉलेज का जितना भी हम लोगों का मित्र मंडल होगा वो देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इस रचना को यहाँ स्वर दिया। अब हम लोग फगुआ भी सुनेंगे, और अपने गांव के बारे में बताएं। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से गांव को भी लोग जाने। जी, दरअसल असल में पीछे से जहां से परिवार चला है वो रामनगर राजघराने से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो 16वीं सदी में अलग हो गए थे परिवार से। अच्छा। तो 2 भाई जो है राजा साहब के उस टाइम जो थे वो अलग हो गए थे, किन्हीं कारण बस कुछ उनमें आपस में मतभेद हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग वहां से हट गए थे। तो हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, और वहां से आकर के इधर पूरब की तरफ जब चले चंदौली की तरफ रामनगर से, तो एक गांव डिग्गी पड़ता है, चंदौली में ही है वो। तो डिग्गी गांव में आकर के बसे, जो कि पूरा मुस्लिम बाहुल्य गांव था। मुस्लिम गांव जी, लेकिन वहां पर आकर के बसे, वहां जमीन खरीदी, और उसके बाद धीरे धीरे जितनी छावनियां थी वो अपने कब्जे में लिए। आसपास के जितना, मतलब रामनगर से इधर आप चलिए तो झांसी का तालाब है, झांसी है, और अमड़ा पड़ता है एक जगह, वो सब छावनी थी हम लोगों की। तो फिर हम लोग डिग्गी गांव में ही बस गए, हमारे पुरखे जो हैं, और वहीं काफी लोग अब रह भी रहे। कहाँ एक परिवार आया था भूमिहारों का, राज परिवार से, और अब जो है गांव में हम ही लोगों का परिवार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं। जो शाह साहब का परिवार है, पीढ़ियों से हम लोग एक दूसरे को मतलब परिवार की तरह रिस्पेक्ट करते आए हैं। और जो हमारे ये नाउन जो होती हैं, नाई, कपड़े धोने वाले, और ये लोग सब मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन वो शादी भी कराती है, फेरे भी डलवाती है, सिंदूर भी लगाती है, और सारे एक अच्छी कम्युनिटी, एक भाईचारा की कम्युनिटी डेवलप होती है, जहां समाज एक दूसरे को समर्थन देता है, बल देता है, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाता है, और एक दूसरे के लिए रोजगार भी सृजन करता है। तो ये बहुत अच्छा विचार। हम लोग अपने जितने भी कमेंट करने वाले साहित्यिक समाज के लोग होते हैं या अन्य लोग, उनका भी नाम लेते हैं। बहुत सुंदर कमेंट मिलता है जब कोई कवि अच्छी रचना करता है उस पर। इसमें हम नाम लेना चाहेंगे कवि कमल किशोर मिश्र जी का,
कदंता काव्यधारा के ओम प्रकाश ग्रथित जी का, सुभाषिनी गुप्ता जी का, श्रीधर द्विवेदी जी का, आदरणीय मनोज शाह जी का, रेखा बोरा जी का, रश्मि खंडेलवाल जी का, कविता सक्सेना जी का, और ऐसे ही बहुत सारे हमारे अपने साथी जिनका नाम अभी हम लोग कार्यक्रम में समय की कमी के कारण नहीं ले पा रहे हैं, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं, कृपया और अच्छे से कमेंट करके हम लोगों को प्रेरणा देते रहिए। अब आपसे निवेदन करेंगे कि फगुआ का सुंदर गीत सुनाइएगा। कुछ कहना चाह रही थी आप कहिए, बात पूरी करिए। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मेरे स्क्रीन पे तो नाम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उन सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे श्रोता मिलना भी बहुत मुश्किल होता है कि आजकल की पीढ़ी तो ज्यादा सुनना ही नहीं चाहती है। सुनना नहीं चाहती, नट सेल में सुनना चाहते हैं, इसलिए भाव नहीं पकड़ पाते हैं। उस भाव से जो जिएगा वही बहुत सारी समस्याओं से लड़ पाएगा। हम लोग थोड़ी सी स्थिरता मांगते हैं, थोड़ा सहजता मांगते हैं, धीरे धीरे करके आप स्ट्रगल भी कर पाएंगे, मानसिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। इन कहानियों के माध्यम से, इन विचारों के माध्यम से हम आपको मानसिक ऊर्जा देते हैं, मानसिक मजबूती देते हैं। आप सुनाइए, कुछ सुनाइए। कोरोना काल, पिछले साल तो होली मनाई ही नहीं हम लोगों ने। नहीं, तो बिल्कुल। तो उसमें लिखा हुआ एक होली का जो है, होली की रचना है बिल्कुल भोजपुरी कि ना फगुआ ना रंग पिचकारी ना ही भांग धतूरा, कि ना फगुआ ना रंग पिचकारी ना ही भांग धतूरा, अमुआ कोरोना लील गैल कुल फागुन पूरा पूरा, मुआ कोरोना लील गैल कुल फागुन पूरा पूरा। क्या क्या परिस्थितियां हैं देखिए। निरहु वो गौने ना गईली, लगनी नहीं दुआरी, निरहु वो गौने ना आईनी, लंघनी नहीं दुआरी, कुपुतन मरमर जाए गजाधर ना गईले ससुरारी। कि कुपुतन मरमर जाए गजाधर ना गईले ससुरारी, देख के सब कर ये दुश्वारी हंसे बुझावन कक्का। कि बड़े बुजुर्ग जो होते ना बड़े मजे लेते हैं नई पीढ़ी की परेशानियों को देख करके। अरे कितने लोगों की तय शादी नहीं हो पाई, पोस्टपोन हुई, बहुत सारे लोग निराश थे। जी, कि देख के सबकर ये दुश्वारी हंसे बुझावन कक्का, अपने उम्र में हमहू रहली बचवा बड़ा चुड़ुक्का। कि धीरज रखा पूरा होई तोहरो सपन अधूरा, अमुआ कोरोना लील गैल कुल फागुन पूरा पूरा। ना केहू से बोले केहू नाता हाथ मिलावे, कि ना केहू से बोले केहू नाता हाथ मिलावे, गांव शहर घर बाहर सभी दूरे से बतियावे, छूट गए कुल बोझ भात अब न्योता और हकारी, बंद कराए स्कूल मदरसा आर्डर हो सरकारी, चीन मदारी भैल बनौलस कैसन सब जमूरा, मुआ कोरोना लील गैल कुल फागुन पूरा पूरा। बहुत सुंदर रचना। हाँ, सुनाए। इस रचना पर कैलाश जी का पूरा छाप है। मैं सुन रहा हूँ और इसको स्वीकार भी कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार। कि बड़का छोटका सब गरियावे पोसे और सरापे, कि बड़का छोटका सब गरियावे पोसे और सरापे, ऊपर पड़े बीमारी ऐसा नाव ले सब कापे, कि ना केहू अब गले मिले ना भेटे भर अखबारी, उतर गैल मुड़े से सबके फाक का चढ़ल कुंवारी, ना रुचे अब पिज्जा बर्गर, कि ना रुचे अब पिज्जा बर्गर छोला और भटोरा, अमुआ कोरोना लील गैल कुल फागुन पूरा पूरा। अंतिम जौन पंक्तियां हैं ये रचना का, कि ना गोरी का गाल रंगायल और ना ही भीजल साड़ी, कि ना गोरी का गाल रंगायल और ना ही भीजल साड़ी, दूरे से सब करे नमस्ते भइल बड़ी लाचारी, फेल भैल कुल टोना टुटका धूप दीप अगियारी, देवी देवता पीर औलिया सबकर बंद केवाड़ी, करुणा कराए करुणा माई, कि करुणा कराए करुणा माई, माफ करा मत भूरा, अमुआ कोरोना लील गैल कुल फागुन पूरा पूरा। ये वाली लाइन बहुत अच्छी थी। कुल दुआरी बंद हो गई, कोई दुआरी ना बचल जौने में जाए कि कोई माथा टेक के कह सके हे माई एक कल्याण करा, अब रोका है के है, और सारी दरवाजे बंद हो गए। बहुत सुंदर रचना, ये पूरी रचना है, एक पूर्ण रचना इसको कहेंगे। कोरोना की पूरी तस्वीर खींचती हुई जो मानसिक यात्रा थी, जो संघर्ष था, और उसको इतने अच्छे ढंग से ये रचना प्रस्तुत की है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।
और इसी के साथ हम लोग निवेदन करेंगे कि आप एकल काव्य पाठ एक दिन 14 से 28 के बीच में एक दिन लाइव आकर किसी भी दिन किसी भी समय 14 से 28 के बीच में 101 कवियों की श्रृंखला में जरूर हंसाइए, गुदगुदाइए, लोगों को रंग से नहवाइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा और सभी लोग आपका इंतजार करेंगे। हमको लगता है अब बात पूरी हो गई हो तो संपादित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा लगा, हमारी बड़ी दीदी आज हम लोग साथ जुड़ी। आप लोग जितना अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को शेयर करेंगे उतनी अधिक दूर तक हम लोगों की यह बात पहुंचाने में आप सहायक होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हम लोगों का मनोरथ पूरा करेंगे। हृदय से धन्यवाद, आभार, सादर प्रणाम।